फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, यानी कि आज हम बात करेंगे शिक्षण के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं शिक्षण के बारे में, यानी कि शिक्षण क्या होता है। तो शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो सिखाने वाला होता है वो सीखने वालों के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां और विभिन्न प्रकार के साधनों द्वारा सिखाता है, या फिर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है ताकि जो सीखने वाला है वो आसानी से सीख सके। इसके अलावा शिक्षण का तब तक कोई अर्थ नहीं होता जब तक जो एक सिखाने वाला है वो सीखने वाले के अंदर जैसे परिवर्तन लाना चाहता है वैसे परिवर्तन उसमें ना आ जाए। तो ये तो हो गया शिक्षण। यानी कि शिक्षण का सीधा सीधा ये मतलब है कि जब कोई भी सिखाने वाला कई तरीकों से या कई सारी विधियां अपनाकर कई सारे साधनों के द्वारा सीखने की ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करे ताकि जो सीखने वाला है वो आसानी से सीख सके, तो वह शिक्षण कहलाता है। और शिक्षा यानी कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन में यानी कि जीवन पर्यंत चलती रहती है। मतलब कि जो मनुष्य होता है वो पूरे जीवन कुछ ना कुछ सीखता है और सीख करके स्वयं को डेवलप करता है, यानी कि अपने आप को विकसित करता रहता है। इसके अलावा हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो शिक्षण है वो समाज के प्रतिकूल भी हो सकता है, अनुकूल भी हो सकता है। यानी कि सिखाने के लिए हम उसे कुछ भी सिखाएंगे, बट जो शिक्षा होती है, शिक्षा उसे माना जाता है जो समाज का विकास करे, मनुष्य का विकास करे। एंड इसके अलावा अधिगम की अगर बात करें तो अधिगम का अर्थ सीखना होता है, यानी कि मनुष्य को जो कुछ भी सिखाया जाता है, जो कुछ भी वह सीख रहा है वह अधिगम कहलाता है। तो मनुष्य किसी के द्वारा भी सीखता है, उसके अलावा वह अपने अनुभवों के आधार पर भी सीखता है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं अधिगम। उसके बाद अनुदेशन की अगर बात करें तो अनुदेशन होता है कि जब एक शिक्षक या कोई भी व्यक्ति जिसे सिखाना होता है तो उसे डायरेक्ट तथ्यों के माध्यम से उसे चीज़ें सिखाता है, और जो सीखने वाला होता है वह अपनी क्षमता के हिसाब से सीखते हैं। तो ये चीज़ होती है अनुदेशन। उसके अलावा प्रशिक्षण की अगर बात करें तो प्रशिक्षण का मतलब होता है कौशलों को विकसित करना। जैसे कि किसी भी व्यक्ति में कोई कौशल हैं तो प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें और अधिक विकसित किया जाता है, या फिर उसे उस चीज़ में निपुण बनाना प्रशिक्षण कहलाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं शिक्षण प्रक्रिया की। तो यह एक त्रिस्तरीय पद्धति है। इसमें 3 स्तर होते हैं या 3 चर मान लेते हैं: अध्यापक, छात्र और पाठ्यक्रम। यहाँ पर अध्यापक को स्वतंत्र चर, छात्र को आश्रित और पाठ्यक्रम को मध्यस्थ चर माना गया है। और ये जो त्रिस्तरीय पद्धति है ये जॉन डीवी ने बताया है कि जो एक शिक्षण प्रक्रिया है वो त्रिध्रुवी होती है। और इसमें अध्यापक स्वतंत्र चर यानी कि अध्यापक छात्रों को सिखाता है, और छात्र आश्रित चर छात्र को माना गया है क्योंकि वह अध्यापक से सीखते हैं, और दोनों के बीच जो मध्यस्थता स्थापित करता है वह होता है पाठ्यक्रम। इस वजह से पाठ्यक्रम को मध्यस्थ चर माना गया है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बात करें तो इसके भी 3 चरण होते हैं: उद्देश्य और विद्यार्थी की जांच, उसके अलावा अधिगम अनुभव। तो सबसे पहले जो एक शिक्षक होता है वह किसी न किसी उद्देश्य को लेकर छात्रों को सिखाता है, यानी कि किसी भी उद्देश्य की पूर्ति हेतु। उसके बाद जब वह उसे सिखा लेता है तो सिखाने के बाद फिर वह विद्यार्थी की जांच करता है कि जो उद्देश्यों की पूर्ति हुई है वह किस सीमा तक हुई है। एंड जांच करने के बाद अधिगम अनुभव, यानी कि छात्रों में क्या परिवर्तन आए हैं किसी भी चीज़ को सीखने के बाद, और जो परिवर्तन आए हैं उस हिसाब से वह फिर से उद्देश्यों में मतलब क्या परिवर्तन करें या फिर क्या कमियां रह गई छात्रों को सीखने में, वह उस हिसाब से फिर से उद्देश्यों को निर्धारित करता है। तो यह प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है। एंड उसके आगे बात करेंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सिद्धांत। तो यहाँ पर कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं: निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, एंड परस्पर संबंध का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, पुनर्वलन का सिद्धांत एंड उद्दीपन का सिद्धांत। तो यहाँ पर निश्चित उद्देश्य से मतलब है कि जब शिक्षक शिक्षार्थियों को कुछ सिखाता है तो वह कोई ना कोई उद्देश्य लेकर चलता है, और वही उद्देश्य मतलब उसी जो भी उद्देश्य लेकर एक शिक्षक चल रहा है
उसी उद्देश्य से रिलेटेड वह छात्रों को सिखाता है। एंड उसके बाद है परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो परस्पर संबंध से मतलब है कि जब भी एक शिक्षक शिक्षार्थियों को कुछ सिखाए तो उसकी जो आसपास की चीज़ें हैं उनसे रिलेट करते हुए सिखाए, ताकि एक बच्चा जो है वो आसानी से सीख सके। अब इसको ऐसे मान लेते हैं जैसे एक शिक्षक को बच्चे को सिखाना है संज्ञा के बारे में, या फिर इंग्लिश में कहें तो नाउन के बारे में। तो अगर वह ये बताना चाहता है कि नाउन किसे कहते हैं, तो आसपास की जो भी चीज़ें या वस्तुएं उसे दिखाई दे रही हैं उनके बारे में बताए कि जैसे टेबल हो गया या पुस्तक हो गई, ये सारी संज्ञा है या नाउन है। अब उन्हें किसी ऐसी चीज़ का उदाहरण देगा जो वह जानता ही नहीं है, तो वो आपस में रिलेट नहीं कर पाएगा और अच्छे से नहीं सीख पाएगा। तो इस वजह से एक शिक्षक को आसपास की वस्तुओं से संबंधित करके बच्चों को सिखाना चाहिए। तो ये तो हो गया परस्पर संबंध का सिद्धांत। और उसके बाद अगर बात करें अभिप्रेरणा का सिद्धांत, तो अभिप्रेरणा से मतलब है कि बच्चों को मतलब अगर बच्चों के अंदर कोई भी चीज़ सीखने के लिए वो प्रेरित नहीं है तो उन्हें प्रेरित करना चाहिए, ताकि वह प्रेरित होकर सीख सकें। यानी कि उनमें जब प्रेरणा आएगी तो वह सीखेंगे। तो ये तो हो गया अभिप्रेरणा का सिद्धांत। इसके अलावा जो अभिप्रेरणा होती है वो भी दो तरीके से होती है, एक तो आंतरिक रूप से और एक बाह्य रूप से। आंतरिक रूप से जब बच्चा स्वयं से प्रेरित होता है तब भी सीखता है। इसके अलावा अगर बच्चा प्रेरित नहीं है तो हम उसे मोटिवेट कर सकते हैं ताकि वह सीख सके। तो ये तो हो गया अभिप्रेरणा का सिद्धांत। उसके आगे बात कर लेते हैं पुनर्वलन का सिद्धांत। तो पुनर्वलन की अगर बात करें तो पुनर्वलन भी दो प्रकार से होता है, एक तो सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक यानी कि जब बच्चा कोई चीज़ करता है और उसे अच्छा फील होता है या उसे अच्छा लगता है या उसका जो रिजल्ट है वो सकारात्मक आता है तो वह उस चीज़ को दोबारा करता है। किंतु यदि वह किसी चीज़ को किया, उसने किसी भी काम को या कुछ भी सीखा, वह उसे अच्छा नहीं लगा या उसका जो रिजल्ट है वह नेगेटिव आया, तो फिर वह उस चीज़ को नहीं करता है। तो ये हो जाता है पुनर्वलन। एंड उसके बाद बात करेंगे उद्दीपन का सिद्धांत। तो उद्दीपन से मतलब फीलिंग से होता है, यानी कि जब अंदर से उसे फील होगा कुछ चीज़ सीखने के लिए तो वह अच्छे से सीखेगा। यानी कि अगर वह अंदर से उत्तेजित हो रहा है तो वह सीखेगा। तो ये हो गया उद्दीपन का सिद्धांत। उसके बाद हम बात कर लेते हैं शिक्षण विधियों के प्रकार। तो यहाँ पर कुछ शिक्षण विधियों के प्रकार दिए हुए हैं। पहला प्रकार है शिक्षक नियंत्रित अनुदेशन। उसके बाद छात्र नियंत्रित, समूह नियंत्रित और शिक्षक व छात्र नियंत्रित अनुदेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षक नियंत्रित अनुदेशन की। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है, जो कि पहले ऐसा होता था कि यानी कि इसमें जो शिक्षक है उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती थी, और ऐसी प्रक्रिया में शिक्षक अधिक क्रियाशील होता है। यानी कि बच्चे का ज़्यादा रोल नहीं होता है, बच्चा सीख पा भी रहा है या नहीं इससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि शिक्षक ही महत्वपूर्ण है और शिक्षक ही सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। किंतु जो छात्र नियंत्रित अनुदेशन है इसके अंतर्गत बाल केंद्रित शिक्षा आती है। यानी कि यहाँ पर छात्र को मुख्य माना जाता है जबकि शिक्षक को गौण, और ऐसी प्रक्रिया में शिक्षक और छात्र दोनों ही क्रियाशील रहते हैं। उसके अलावा जो समूह नियंत्रित अनुदेशन है तो ये भी बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत ही आती है। यानी कि इसमें भी शिक्षक और छात्र दोनों क्रियाशील होते हैं। एंड इसमें छात्रों के छोटे छोटे समूहों को बनाकर उन्हें कुछ सिखाया जाता है और इसका नियंत्रण शिक्षकों के द्वारा किया जाता है। और शिक्षक व छात्र नियंत्रित अनुदेशन की अगर हम बात करें तो इसमें भी शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय होते हैं, दोनों की भूमिका होती है। और जैसे कि प्रश्नोत्तर विधि हो गया, सामूहिक वाद विवाद या कई तरीके के प्रशिक्षण हो गए, इस तरीके की प्रक्रियाओं को शिक्षक व छात्र नियंत्रित अनुदेशन कहते हैं। और इसमें शिक्षक व छात्र दोनों ही सम्मिलित रहते हैं, दोनों की भूमिका होती है। जबकि जो समूह नियंत्रित होता है उसमें शिक्षक छात्रों को नियंत्रित करते हैं और छात्र स्वयं समूह में सीखते हैं। उसके आगे हम बात कर लेते हैं शिक्षण सूत्र। तो यहाँ पर जो शिक्षण सूत्र दिए हैं इन्हें हम समझेंगे। पहला है सरल से जटिल। यानी कि जब भी बच्चों को कुछ सिखाना है तो पहले सरल चीज़ें सिखाई जाएं, बाद में कठिन चीज़ें। जैसे कि बच्चे को पहले अगर गणित में कुछ सिखाना है तो पहले उसे गिनती सिखाओ, बाद में जोड़ घटाना सिखाना चाहिए। क्योंकि पहले ही अगर हम सवाल सिखाएंगे जोड़ घटाना कुछ भी तो बच्चा सीख नहीं पाएगा, क्योंकि अभी उसे गिनती का ही ज्ञान नहीं है। तो यानी कि पहले बच्चे को सरल चीज़ें सिखानी है, बाद में जटिल। उसके बाद ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात का मतलब है यानी कि जो बच्चा पहले
चीज़ों को जानता है उससे रिलेट करते हुए चीज़ों को सिखाना चाहिए। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों को सिखाना चाहिए। तो ये तो हो गया ज्ञात से अज्ञात। विश्लेषण से संश्लेषण का मतलब है कि बच्चे को पहले छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाएं, बाद में सभी को जोड़कर एक साथ सिखा दिया जाए। ऐसे कह सकते हैं जैसे मैथ में बच्चे को पहले जोड़ सिखाया जाता है, घटाना, गुणा, भाग, ये चारों चीज़ें सिखा दी जाती हैं। जब बच्चा चारों चीज़ों को सीख जाता है तो बाद में उसे बॉड मास का नियम बताया जाता है, यानी कि उसे उसको संश्लेषित करके एक साथ सिखा दिया जाता है। तो ये तो हो गया विश्लेषण से संश्लेषण, यानी कि पहले चीज़ों को अलग अलग सिखाना, बाद में एक ही साथ उसे सिखा देना। उसके बाद जो अगला है आगमनात्मक से निगमनात्मक, यानी कि बच्चों को इसके अंतर्गत बच्चों को पहले कई सारे उदाहरण बताने चाहिए नियम से संबंधित, और बाद में नियम को बताना चाहिए ताकि जो बच्चा है वो आसानी से समझ सके। उसके अलावा अगला जो है वो है मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि बच्चों को पहले मूर्त चीज़ें सिखाएं, बाद में अमूर्त। जैसे कि बच्चे को अगर हम पहले ही, मान लो बच्चा आम नहीं जानता है, स्टार्टिंग में बच्चा कुछ भी नहीं जानता है, तो अगर हम आम आम उससे बोलेंगे, अब वो जानता ही नहीं है कि आम क्या होता है, तो पहले हमें उसे आम को दिखाना है और उसे बताना है कि ये आम है। अब वह चीज़ों को जब मतलब आम को जान जाएगा, देख लेगा, अब अगर उसे बिना आम को दिखाए भी आप आम बोलेंगे तो उसके माइंड में वैसा ही इमेज बनेगा, यानी कि अब वह समझ जाएगा उसको अमूर्त रूप में भी, बट पहले उसे मूर्त रूप में ही सिखाना पड़ेगा। तो ये तो हो गया मूर्त से अमूर्त की ओर। उसके अलावा अगला जो है वो है पूर्ण से अंश की ओर, यानी कि पहले बच्चों को हमें पूरी जानकारी दे देनी है, बाद में उसके अंशों को पूछना है, या बाद में उससे मतलब उसके अंशों को पूछेंगे तो बच्चा बताएगा। जैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यानी कि मान लो बच्चे को कोई कहानी बताओ पूरी, जब बच्चा पूरी कहानी सुन लेगा, अब अगर बच्चे से आप छोटी छोटी उस कहानी से रिलेटेड चीज़ों को पूछते हैं तो वह बता देगा, बट बिना कहानी को सुनाए ही पूछोगे तो बच्चा नहीं बता पाएगा। यानी कि पहले बच्चे को पूरी जानकारी दो, उसके बाद जो उसके अंश हैं उनको पूछो तो बच्चा बताएगा। तो ये तो हो गया पूर्ण से अंश की ओर। उसके बाद अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो जब एक बच्चा छोटा होता है तो वह मतलब उसके अंदर निश्चितता नहीं होती। जैसे वह अगर 2-4 चीज़ें लिए भी है, जैसे पेंसिल ही लिए मान लो 2 या 3, तो उसे लगता है कि वह बहुत सारी लिए है, वह ऐसा कहता है मेरे पास बहुत सारी पेंसिल हैं, बट बाद में उसे फिर सिखाओ कि ये मतलब 1 2 3 है इस तरीके से, तब वह निश्चित हो जाती हैं, जबकि वह पहले अनिश्चित हैं, क्योंकि वह उन्हें समझता है कि वह बहुत सारी हैं। तो ये हो जाता है अनिश्चित से निश्चित की ओर। उसके बाद है अनुभव से तर्क की ओर। तो यहाँ पर मतलब कुछ भी जैसे अनुभव किया और उसी के हिसाब से नियम बना दिया, अगर कोई पूछे तो फिर आप उसे तर्क भी दे सको उसका। तो ये तो होता है अनुभव से तर्क। जैसे कि न्यूटन ने एक नियम बनाया, मान लो कि उन्होंने नियम बनाया था, सेब जब गिरा नीचे तो उन्होंने नियम बना दिया गुरुत्वाकर्षण का नियम, बट अगर उनसे कोई पूछे कि ऐसे कैसे बना दिया तो वह तर्क दे सकते हैं कई सारी चीज़ों के, यानी कि बहुत सारी जो सारी चीज़ें हैं वो नीचे ही आती हैं। तो ये हो गया उनका तर्क, यानी कि उन्होंने जो भी अनुभव दिया, मतलब जो भी अनुभव किया उससे रिलेटेड उन्होंने नियम बनाया और उसका तर्क भी दिया। तो ये तो हो जाता है अनुभव से तर्क की ओर। उसके बाद आगे है सूक्ष्म शिक्षण। तो सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है, परंतु इस प्रणाली में साधारण कक्षा अध्यापन की जटिलताओं को कम कर दिया जाता है तथा एक समय में किसी विशेष कार्य एवं कौशल के प्रशिक्षण पर ही जोर दिया जाता है। इसमें प्रतिपुष्टि द्वारा अभ्यास को नियंत्रित किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो सूक्ष्म शिक्षण होता है मतलब कक्षा शिक्षण के दौरान जो बहुत सारी जटिलताएं होती हैं उनको कम करके बल्कि किसी विशेष कार्य या कौशल के प्रशिक्षण पर ही बल दिया जाता है, और इसे प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक के द्वारा अभ्यास को नियंत्रित किया जाता है। यानी कि जो भी कमियां रह जाती हैं उन कमियों को सुधार करके और सुधार मतलब अभ्यास किया जाता है, इस तरीके से इसको नियंत्रित किया जाता है। आगे देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले पाठ्य योजना बनाई जाती है, फिर शिक्षण किया जाता है, और शिक्षण के बाद उसका पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक लिया जाता है कि क्या शिक्षण में कमियां रह गई हैं, और उन कमियों के आधार पर फिर से उसकी पाठ्य योजना बनाई जाती है, और फिर से शिक्षण एंड उसके बाद फिर से पृष्ठपोषण लिया जाता है, और बाद में उसके बाद फिर से पाठ्य योजना, यानी कि ये प्रक्रिया इसी तरीके से चलती रहती है। उसके आगे है सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत।
ये वास्तविक अध्यापक अध्यापन है। इसके अलावा इसमें एक समय में एक ही कौशल के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है और अभ्यास की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखा जा सकता है। तो ये सारे हो गए सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत। इसके आगे हम बात करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री की। तो शिक्षक सहायक सामग्री 3 तरीके से होती हैं, यानी कि दृश्य सामग्री, श्रव्य और दृश्य श्रव्य। दृश्य सामग्री की बात करें तो जिन सामग्री के माध्यम से बच्चों को दिखाकर सिखाया जाता है, जैसे कि चित्र हो गए, पुस्तक हो गए, या कई सारे नमूने, चार्ट इत्यादि चीज़ें दृश्य सामग्री होती हैं। एंड श्रव्य सामग्री की अगर बात करें, जैसे कि जिसमें बच्चों को कुछ सुनाकर सिखाया जाता है, जैसे कि रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर, फ़ोन, इस तरीके की चीज़ें दृश्य सामग्री के अंतर्गत आती हैं। एंड श्रव्य सामग्री से मतलब है कि जिसमें बच्चा सुनता भी है और देखता भी है, जैसे कि सिनेमा हो गया, टेलीविज़न, या फिर कोई नाटक वगैरह, इस तरीके की चीज़ें दृश्य श्रव्य सामग्री होती हैं। उसके आगे देख लेते हैं शिक्षण की रणनीतियाँ। संलग्न, अन्वेषण की क्षमता, समझना और ज्ञान का विस्तृत उपयोग, मूल्यांकन, विस्तार और मानक। तो सबसे पहले बात करते हैं संलग्न की, यानी कि जब भी शिक्षण प्रक्रिया हो रही है तो शिक्षक और छात्र दोनों का संलग्न होना अनिवार्य है। और उसके बाद है अन्वेषण की क्षमता, यानी कि जब भी बच्चों को कुछ सिखाया जा रहा है तो उन्हें इस तरीके से सिखाया जाए कि उनके अंदर कुछ भी खोजने की क्षमता विकसित हो, जिससे कि बच्चा जब खोजने के लिए प्रोत्साहित होगा तो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखेगा। और समझना से मतलब है कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान यह पता लगाया जाता है कि जो बच्चे हैं वो कितना समझ पाए हैं, या उनकी जो समझ है वो कितनी विकसित हुई है। इसके अलावा ज्ञान का विस्तृत उपयोग। तो विस्तृत उपयोग से मतलब है कि बच्चों ने जो कुछ भी सीखा है, मतलब वो उसको वास्तविक जीवन से किस तरीके से रिलेट कर पाते हैं, या वास्तविक जीवन में किस तरीके प्रयोग कर पाएंगे, ये हो गया ज्ञान का विस्तृत उपयोग। एंड मूल्यांकन, तो बच्चों ने क्या सीखा या फिर उनमें क्या कमियां रह गईं, उनके आधार पर उन्हें शिक्षण फिर से उपलब्ध करवाना। एंड विस्तार की अगर बात करें तो विस्तार से मतलब है कि बच्चों को पाठ्यक्रम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सिखानी चाहिए, यानी कि सिर्फ उतना ही ना सिखाएं जितना पाठ्यक्रम में दिया है, उन्हें और अधिक चीज़ें सिखाएं। तो ये तो हो गया विस्तार। उसके बाद अगला है मानक। तो मानक से मतलब है कि जो कई सारे शैक्षणिक संस्थान हैं उन्होंने कुछ न कुछ मानदंड निर्धारित किए हुए हैं, और जो भी उन्होंने मानक निर्धारित किए हैं उन्हें शिक्षक एवं छात्र दोनों के द्वारा अनुसरण किया जाता है, और उसके आधार पर शिक्षण प्रक्रिया करवाई जाती है। आगे देख लेते हैं जो कुछ शैक्षणिक संस्थानों के प्राधिकरण हैं जिन्होंने कुछ मानक बनाए हैं। एक तो हो गया एनसीईआरटी, एनसीटीई, एनपीई और सीसीई, यानी कि इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे मानक बनाए हुए हैं जिनका अनुसरण शिक्षक और छात्र दोनों को करना होता है, और उसी के आधार पर शिक्षण प्रक्रियाएं करवाई जाती हैं। फ्रेंड्स, उसके आगे हम देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना, और सेकेंड ऑप्शन है समूह गतिविधियों के बजाय वैयक्तिक अधिगम पर ध्यान देना। तो यहाँ पर वैयक्तिक अधिगम पर ध्यान देना ये बात तो सही है, बट समूह गतिविधियों के बजाय तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें समूह गतिविधियों पर भी ध्यान देना है और वैयक्तिक अधिगम पर भी ध्यान देना है, यानी कि हमें दोनों ही चीज़ों पर ध्यान देना है, किसी एक चीज़ पर नहीं। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। एंड उसके बाद अगला है, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, और ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावशाली पद्धति है। विस्तृत व्याख्या। तो बच्चों को व्याख्या इतनी समझ में नहीं आती अभी, क्योंकि वो छोटे होते हैं। और ये जो लिखा है, श्याम पट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, बीज के वृद्धि के चित्र दिखाना, और बी ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। तो सबसे प्रभावशाली जो पद्धति होगी वो यही होगी कि विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज को बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षण का उद्देश्य होता है।
ऑप्शन दिए हुए हैं विद्यार्थियों को ज्ञान उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर विद्यार्थियों को बताना कि पढ़ने से कुछ नहीं होता। एंड अगला है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को ज्ञान उपलब्ध करवाना। एंड अगला जो प्रश्न है वो है सूक्ष्म शिक्षण बल देता है एकल कौशल प्रशिक्षण पर, द्विकौशल प्रशिक्षण पर, या फिर बहु कौशल प्रशिक्षण पर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये भी मैंने आप लोगों को बताया है कि सूक्ष्म शिक्षण बल देता है एकल कौशल प्रशिक्षण पर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा रटकर याद करने के लिए, जिससे भी प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। तो रटकर याद करने के लिए हमें प्रोत्साहित नहीं करना है। उसके बाद सेकेंड नंबर है दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। तो दंड का भी प्रयोग नहीं करना है। और ऐसे काम करने के लिए जिससे भी परीक्षा के अंत में अच्छे अंक पा सकें। और अगला है सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। तो ऑप्शन हमारा डी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि हमें उन्हें उत्प्रेरित करना है ताकि वे सीखने के लिए जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। तो ऑप्शन हमारा डी नंबर सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर अगर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।